देश के कई राज्यों में बिजली संकट को देखते हुए केंद्र सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। जी हां, बिजली की मांग में लगभग 20% की वृद्धि को देखते हुए बिजली मंत्रालय ने सभी आयातित कोयला बिजली संयंत्रों को पूरी क्षमता से संचालित करने के आदेश दे दिए हैं। तो वहीं आपात स्थिति को देखते हुए केंद्रीय मंत्रालय ने सभी राज्यों और घरेलू कोयले पर आधारित सभी उत्पादन कंपनियों को सम्मिश्रण करने के लिए कोयले की अपनी आवश्यकता का कम से कम 10% आयात करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने एक आधिकारिक आदेश में कहा है कि ऊर्जा के संदर्भ में बिजली की मांग में लगभग 20% की वृद्धि हुई है। घरेलू कोयले की आपूर्ति में वृद्धि हुई है, लेकिन आपूर्ति में वृद्धि बिजली की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मंत्रालय द्वारा दिए गए आदेश में ये भी कहा गया कि कोयले की आपूर्ति में कमी से विभिन्न क्षेत्रों में लोड शेडिंग हो रही है। बिजली उत्पादन के लिए कोयले की दैनिक खपत और बिजली संयंत्र में कोयले की दैनिक प्राप्ति के बीच बेमेल के कारण बिजली संयंत्र में कोयले का स्टॉक चिंताजनक दर से घट रहा है। मंत्रालय ने कहा कि कोयले की अंतर्राष्ट्रीय कीमत अभूतपूर्व ढंग से बढ़ी है। ये वर्तमान में लगभग 140 अमेरिकी डॉलर प्रति टन है। इसके परिणाम स्वरूप सम्मिश्रण के लिए कोयले का आयात, जो कि 2015 से 16 में 37 मिलियन टन था, आज वो नीचे चला गया है, जिससे घरेलू कोयले पर अधिक दबाव पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जीतो कनेक्ट सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में कहा कि आज दुनिया भारत के विकास के विकल्पों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन मान रही है। वैश्विक शांति हो, समृद्धि हो, वैश्विक चुनौतियों से संबंधित समाधान हो, दुनिया भारत की ओर बड़े ही विश्वास के साथ देख रही है। भविष्य का हमारा रास्ता और मंजिल दोनों स्पष्ट हैं। आत्मनिर्भर भारत हमारा रास्ता भी है और हमारा संकल्प भी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आत्मनिर्भर भारत किसी सरकार का नहीं बल्कि 130 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। बीते सालों में हमने इसके लिए हर जरूरी माहौल बनाने के लिए निरंतर परिश्रम किया है। पीएम ने कहा कि जब से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जैम पोर्टल अस्तित्व में आया है, सारी खरीद एक प्लेटफॉर्म पर सबके सामने होती है। अब दूर दराज के गांव के लोग, छोटे दुकानदार और स्वयं सहायता समूह सीधे सरकार को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। आज जीईएम पोर्टल पर 40 लाख से अधिक विक्रेता जुड़ चुके हैं। जी हां, पीएम मोदी ने कहा कि विशेषज्ञता का क्षेत्र व कार्य क्षेत्र चाहे जो भी हो, विचारों में चाहे जितनी भी भिन्नता हो, लेकिन नए भारत का उदय सभी को जोड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दावा किया कि भारत में कोरोना से हुई मौतों की संख्या 47 लाख है। ये संख्या आधिकारिक आंकड़ों से करीब 10 गुना ज्यादा है। इस पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा था कि विज्ञान झूठ नहीं बोलता, मोदी बोलते हैं। जिसके बाद अब संबित पात्रा ने राहुल पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी लगातार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उन्होंने समय समय पर पीएम मोदी और भाजपा पर हमला करके भारत को नीचा दिखाया है। पात्रा ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों और गैर भाजपा शासित राज्यों में मौतों का विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी से अपील करता हूं कि भगवान के लिए भारत को नीचा मत दिखाइए। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर है। वैसे तो देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, सभी मुद्दों पर पार्टी बोलेगी, मगर जिस मुद्दे पर एक भ्रामक स्थिति पूरे विश्व में हिंदुस्तान को लेकर फैलाने की कोशिश की गई है और खास करके कोविड को लेकर जिस प्रकार का एक माहौल डेथ नंबर्स को लेकर हिंदुस्तान के लिए बनाया गया है, पहले मैं उस विषय को लेकर आपके सामने कुछ तथ्य रखने का प्रयास करूंगा। मुझे दुख इस बात का होता है कि जहां तक WHO का विषय है, जहां तक कोविड की लड़ाई का विषय है, पूरा विश्व मानता है कि भारतवर्ष ने, हिंदुस्तान ने, इंडिया ने जिस प्रकार की लड़ाई कोविड के खिलाफ लड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो अद्भुत और अद्वितीय था। वो पूरे विश्व के लिए एक मिसाल था। एक भी मृत्यु होती है तो वो दुखद होता है, एक भी मृत्यु होती है तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। तो मृत्यु के ऊपर लड़ना, मृत्यु के आंकड़ों के ऊपर राजनीति होना, इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता है। इतना बृहद देश, such a huge country, look at the diversity of the country, look at the population of the country,
देश की जनसंख्या को देखिए, देश की स्थिति को देखिए, उसके बावजूद जो डेवलप्ड नेशन है उनसे भी बढ़कर के भारतवर्ष ने यह युद्ध लड़ा है कोरोना के खिलाफ। वैक्सीनेशन ड्राइव को देखिए तो एक इतिहास भारत आज रचता हुआ नजर आ रहा है। दुखद है कि उन नतीजों को लेकर, उन आंकड़ों को लेकर, WHO को आंकड़ों को लेकर राहुल गांधी वॉज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू ट्वीट। उन्होंने राजनीति की है। राहुल गांधी जी कहते हैं साइंस डजंट लाई, मोदी डज। मोदी जी को नीचा दिखाने का ये जो प्रयास राहुल गांधी का है, ये कोई आज का नहीं है। 2014 से ही निरंतर मोदी जी को नीचे दिखाने के प्रयास में, हमेशा भारतवर्ष को नीचे दिखाने में राहुल गांधी सफल रहे। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का विषय हो, चाहे अन्य महत्वपूर्ण विषय हो, सभी विषयों पर जिस प्रकार से राहुल गांधी ने समय समय पर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पे आक्रमण करते हुए भारत को नीचा दिखाया है, यह बहुत ही दुखद है। We did not want to have a distinction between BJP and non-BJP ruled states. ये बीजेपी के राज्य हैं, इनमें कितनी मृत्यु दर रही, ये नॉन बीजेपी के राज्य हैं, इनमें कितनी संख्या रही, इस प्रकार का लड़ाई नहीं होना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर इंडिया एज अ वन यूनिट फॉट अगेंस्ट कोविड, और हम जीते भी। मगर राहुल गांधी वही राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी से कहूंगा कि फॉर गॉड सेक डोंट डिमोरलाइज। आप भारतवर्ष को डिमोरलाइज मत करिए। जहां तक WHO का संबंध है, मैं आज तकनीकी रूप से कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय भारतीय जनता पार्टी के पटल से आपके सामने और विश्व के सामने रखना चाहता हूं। यह विषय केवल हमारे देश का नहीं है, यह विश्व के सामने भी हम सत्य रखना चाहते हैं। 4 महत्वपूर्ण ऐसे कदम हैं जिनको लेकर हमें लगता है WHO ने जो डाटा रिलीज किया है वो गलत है। नंबर 1, फ्लॉड मेथोडोलॉजी। WHO ने जो मेथोडोलॉजी अर्थात जिस प्रकार के तरीके को अपनाया है वो गलत है। दूसरा, इनएक्यूरेसी इन सोर्सिंग ऑफ डाटा। ये जो सोर्स ऑफ डाटा होता है उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, और WHO ने खुद माना है कि अनवेरिफाइड सोर्सेज से उन्होंने डेटा इकट्ठा किया है। तीसरा विषय है इनकंसिस्टेंसीज इन क्राइटेरिया। किन क्राइटेरियाज के आधार पर भारतवर्ष को टायर 2 देश में रखा गया है, यह भी सटीक रूप से पता नहीं चलता है। और अंत में यूज ऑफ अजम्पशंस, अर्थात काल्पनिक तरीके से डेटा का मंथन करना और भारतवर्ष को टायर 2 देश में रखना, इन सब विषयों पर भारतवर्ष ने समय समय पर WHO से वार्तालाप किया है और अपने विषय को बताया है कि हम इससे सहमत नहीं हैं, हम असहमत हैं। आप याद रखिए, जहां तक WHO की मेथोडोलॉजी है, दैट वाज द मैथमेटिकल मॉड्यूल। ये जो मैथमेटिकल मॉडल है उसके आधार पर WHO ने कैलकुलेशन किया है। भारतवर्ष ने समय समय पर कहा है कि हम इस मैथमेटिकल मॉडल को मानते नहीं है। ये जो गणित के आधार पर आपने ये डेटा दिया है, हम इस पर विश्वास नहीं रखते हैं, हम इसे मानते नहीं है। सबसे बड़ी बात है बंधुवर कि भारतवर्ष में मृत्यु और जन्म, बर्थ एंड डेथ, इसके रजिस्ट्रेशन को, इसके पंजीकरण को लेकर एक बहुत रोबस्ट सिस्टम प्लेस में है। A very robust system is in place as far as the registration of birth and death is concerned through the CRS, that is the Civil Registration System, जो कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है और ये 1969 के से चल रहा है। एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है और इसमें आप देखिएगा कि जो भी पंजीकरण होना है 2016 के बाद जिस प्रकार से ये पंजीकरण में इजाफा हुआ है, खास करके मृत्यु दर आप देखिएगा, इसमें बिल्कुल सटीक संख्या रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आज रख पा रही है। इसलिए एक रोबोस्ट सिस्टम के होने के बावजूद एक दूसरे मॉडल से कैलकुलेशन WHO करती है, ये उचित नहीं है। ये जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, इसे बताना बहुत अनिवार्य है कि इट इज असिस्टेड बाय द चीफ रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। हर राज्य में, हर यूनियन टेरिटरीज में उनके अपने रजिस्ट्रार के ऑफिस हैं
और ये सारे राज्य और यूनियन टेरिटरीज रजिस्ट्रार असिस्ट करते हैं, और पूरे देश में ऐसे 3 लाख रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार्स हैं जो इस पूरे प्रकरण में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की मदद करते हैं। तो एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बृहद सिस्टम है। और आप याद रखिए, मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, अल्टीमेटली द नेशनल डेटा दैट कम्स, ये जो डेटा हम राष्ट्रीय स्तर पर रखते हैं, आरजीआई रखती है, ये राज्यों के और यूनियन टेरिटरीज के रिपोर्ट्स जो सबमिट होते हैं उनके आधार पर होते हैं। तो ये एक तरफा नहीं होते हैं, हर राज्य के रिपोर्ट के आधार पर होते हैं। और जो नेशनल रिपोर्ट है, 2019 का नेशनल रिपोर्ट जून 2021 में पब्लिश हुआ था, और 2020 का नेशनल रिपोर्ट 3 मई 2022 को पब्लिश हुआ था। इतने डाटा को नहीं मान के WHO अपना डाटा बनाती है, WHO अपने मॉडल को लाने का प्रयास करती है। मुझे लगता है इस पर बहुत भारत सरकार ने आपत्ति भी जताया, किंतु WHO ने इस पर अभी किसी प्रकार से कोई टिप्पणी नहीं की है। एक विषय आप सबने पढ़ा होगा, WHO ने खुद कहा है कि वी हैव रिलाइड ऑन, जहां तक 17 राज्यों का विषय है, 17 स्टेट्स, भारतवर्ष में 17 राज्यों को लेकर WHO खुद मानती है कि वी हैव रिलाइड ऑन सम वेबसाइट्स एंड मीडिया रिपोर्ट्स। ये जो डेटा है उन्होंने कुछ वेबसाइट से लिया है और कुछ मीडिया रिपोर्ट से लिया है। आप सोचिए, जहां भारतवर्ष में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, इतना रोबोस्ट सिस्टम है, उसको छोड़ करके आप मीडिया रिपोर्ट से डेटा लेते हैं और वेबसाइट से रिपोर्ट लेते हैं। क्या ये ऑथेंटिक है? इज दिस ऑथेंटिक? दूसरा बड़ा विषय है, खुद WHO मानती है कि भारतवर्ष को उन्होंने टायर 2 कंट्री में रखा है। मतलब प्रथम स्तर का देश अलग है, हम द्वितीय स्तर के देश हैं। भारत सरकार ने कई बार पूछा है WHO से, आखिर भारत टायर 2 कंट्री क्यों है? हमारे पास एक रोबोस्ट सिस्टम है रजिस्ट्रेशन का, कोई आज का नहीं है। जब हमारी सरकार नहीं थी तब भी यह सिस्टम प्लेस में था। उसके बावजूद आपने आर्बिटरीली जो क्राइटेरिया आपने टायर 2 में रखने के लिए बनाया है, दैट इज इनएक्यूरेट एंड इनकंसिस्टेंट। एक इनकंसिस्टेंट और एक काल्पनिक, एक अजम्पशन के आधार पर आपने भारतवर्ष को टायर 2 में रखा है। भारतवर्ष इसको अपना अपमान मानती है और भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह उचित नहीं है। इसका भी कोई कम्युनिकेशन भारतवर्ष को नहीं मिला है। तीसरी बात है, आपको जान के आश्चर्य होगा, इंडिया इज नॉट अ स्मॉल कंट्री, कोई छोटा सा देश नहीं है। इंडिया में एक होमोजेनिटी नहीं है कि सारे पॉपुलेशन एक जैसे होंगे, सारे राज्य एक जैसे काम करेंगे। और जो कोरोना पॉजिटिविटी रेट है, ये पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में एक ही पॉजिटिविटी रेट होगी, ऐसा संभव नहीं है। ज्योग्राफिकल वेरिएशंस होंगे, स्पेस एंड टाइम वेरिएशंस होंगे। उसके बावजूद WHO ने एक यूनिफॉर्मिटी के साथ पूरे देश पर एक ही पॉजिटिविटी रेट लगाया है, जो कि छोटे देशों के लिए और छोटे स्थानों के लिए तो हो सकता है, मगर भारतवर्ष जैसे 1.3 बिलियन वाली कंट्री के लिए, जहां 135 करोड़ देशवासी हो, वहां एक ही यूनिफॉर्मिटी के साथ आप क्राइटेरिया लगाएं, ये उचित नहीं। भारतवर्ष ने अपने कम्युनिकेशंस में स्पष्ट रूप से लिखा है, वन साइज फिट ऑल, एक ही साइज सबके लिए लगेगा। यह फॉर्मूला भारतवर्ष के लिए सटीक नहीं बैठ सकता। एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ डाटा, छोटे से डाटा को लेकर आप पूरे हिंदुस्तान के लिए एक्स्ट्रापोलेट कर दे, यह भारतवर्ष के लिए हो नहीं सकता है। आपको आश्चर्य होगा कि WHO ने जो कैलकुलेशन किया है इस मॉडल में, एक बहुत सारे आयाम है, एक आयाम में बताता हूं जिसमें उन्होंने डेथ रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर गर्मी ज्यादा होगी तो डेथ रेट कम होगा, गर्मी कम होगी, जिन स्थानों पे गर्मी कम है वहां डेथ रेट ज्यादा है। इस प्रकार का कैलकुलेशन इस मॉडल में WHO ने किया है। आप खुद बताइए, मॉडल में तो कैलकुलेशन किया है, मगर WHO ने खुद अपने आप इस विषय को अभी तक सब्सटैंशिएट नहीं किया है कि कोविड डेथ हैज समथिंग टू डू विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ, बाह्य टेम्परेचर के साथ, तापमान के साथ कोविड डेथ का कुछ लेना देना है, इसने इस विषय को लेकर WHO ने खुद प्रतिपादित नहीं किया है, किंतु इस रिपोर्ट में डेथ रेट कैलकुलेशन ये करती है। देखिए, अंत में इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि एक राजनीतिक विषय नहीं है, यह हिंदुस्तान के गरिमा का विषय है। भारतवर्ष ने जिस प्रकार से ये लड़ाई लड़ी कोविड के खिलाफ, जिस प्रकार से हम कोविड को हराने में सक्षम हुए हैं, जिस प्रकार से एक वैक्सीनेशन सिस्टम चल रहा है,
भारतवर्ष में एक रोबोस्ट जनगणना, रजिस्ट्री ऑफ डेथ एंड बर्थ, इस सब का एक रोबोस्ट सिस्टम है। उस सिस्टम से बाहर जाके हम अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से डेटा लें और एक मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर डेटा एक्सट्रापोलेट करके आंकड़ों का हेरफेर करें, ये उचित नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो कॉम्पेंसेशन सरकार ने घोषणा की, उस कॉम्पेंसेशन को मांगने के लिए भी इतने लोग नहीं आए जितनी संख्या WHO ने बताया है। अर्थात किसी की मृत्यु हुई है, भारत सरकार ने कॉम्पेंसेशन घोषणा की है, तो कॉम्पेंसेशन मांगने के लिए तो आवश्यक रूप से जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार के लोग आएंगे, मगर वह संख्या भी कम है बनिस्बत जो WHO ने बताया है। This shows the flawed methodology of calculation of the death in India by WHO. But more than that, it's a sad situation that certain political parties in India, particularly Rahul Gandhi, is trying to play politics over this. मैं इतना ही कहूंगा, WHO का डेटा गलत है और कांग्रेस का बेटा गलत है। थैंक यू सो मच। इसके अलावा पार्टी बाकी सभी विषयों पे अपने विषय को रखेगी। इसी पे एक सवाल है कि कांग्रेस का कहना है कि आप लोगों ने आंकड़े जो बच चुके हैं, इस वजह से WHO जो आंकड़े लेकर आया है वो और लैंडसेट दोनों साबित करते हैं कि आंकड़े बहुत ज्यादा थे, भारत सरकार छुपाती है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी ये नासमझी का दूसरा नाम है। ये किसी विषय को समझने का प्रयास नहीं करती है, जबकि हमारे सरकार ने इन सभी विषयों पे अपने जवाब को दिया है। राहुल गांधी आंख बंद करके कहीं मौका मिले तो मोदी जी को कोसना, भारत के सरकार के खिलाफ बोलना। एक पॉइंट ऐसा भी था जब राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, इंडिया इज नो मोर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। उनके हिसाब से तो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री ही नहीं है। मगर आज मैंने तथ्यों के माध्यम से राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं, राहुल जी आप इतना बताइए, क्या महाराष्ट्र, केरल इन्होंने गलत डाटा दिए? ये बीजेपी नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स, इसके आधार पर राजनीति मत करिए। भारत एक है, एक रहेगा और एक होकर हम लड़ेंगे। आपकी पार्टी के लीडर पंजाब पुलिस गिरफ्तार करके सीधा घर से उठा के ले रही है। फैमिली ने ये कहा है कि हमने अरेस्ट मेमो नहीं दिया, हमसे बदतमीजी करी गई है और बिना बताए उनको देके गई है। पूरी इस पर राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे? मोहित जी, ये गंभीर मसला है और पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है। तुरंत मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पार्टी इस विषय को भी यही इसी मंच से संबोधित करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित तौर पर धमकी देने के आरोप में पंजाब पुलिस के 10 से अधिक कर्मियों की एक टीम ने शुक्रवार को भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा को पश्चिमी दिल्ली स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया है। जी हां, वे पंजाब के लिए निकल गए। तो वहीं घटना की खबर फैलते ही मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ ली है। जी हां, बताया गया है कि पंजाब पुलिस की यह कार्रवाई नियम के विरुद्ध है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली पुलिस को सूचित करने एवं आवश्यक प्रक्रिया के बिना की है। इस कारण से दिल्ली पुलिस ने बग्गा को गिरफ्तार कर ले जाने वाले पंजाब पुलिस की टीम पर दिल्ली की जनकपुरी थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया है। देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सुबह 8 बजे तक भारत में पिछले 24 घंटों में 3,545 नए कोविड मामले सामने आए हैं। इस दौरान 27 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों में 3,549 लोग रिकवर भी हुए हैं। भारत में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 19,000 के पार चली गई है। जी हां, वर्तमान में ये आंकड़ा 19,688 है। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 4,30,94,938 हो गई है। 27 और लोगों की मौत के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,002 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दैनिक सकारात्मकता दर 1.04% थी, जबकि साप्ताहिक सकारात्मकता दर 0.70% थी। तो वहीं 3,500 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, यहां पुलिस भर्ती की परीक्षा को प्रदेश सरकार ने रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाकायदा शिमला में पत्रकार वार्ता कर इस पुलिस परीक्षा को रद्द करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की बातें सामने आ रही थी।
इसको देखते हुए बीते दिन कांगड़ा में मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे और इसकी जांच को लेकर एसआईटी का गठन भी किया गया है, जिसमें डीआईजी मधुसूदन सहित अन्य अधिकारी शामिल किए गए हैं और एसआईटी जांच करेगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस दौरान पेपर लीक होने की बातें सामने आने के चलते परीक्षा को रद्द कर दिया है और अब दोबारा से पूरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी और जांच भी जारी रहेगी। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के सीएम जयराम ठाकुर ने निर्देश दिए हैं। जो एक रिटन टेस्ट होता है उसकी प्रक्रिया में ग्राउंड टेस्ट के बाद सारी वो फिटनेस टेस्ट के बाद रिटन टेस्ट होता है, उस प्रक्रिया को पूरा किया था 27 मार्च 2022 को। और कुल पोस्टें हिमाचल प्रदेश में 1700 कांस्टेबल की भर्ती के लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया गया था। इस बीच में कुछ आशंकाएं, कुछ इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की कुछ सोर्सेज के माध्यम से कि ये पेपर पुलिस का भर्ती का लीक हुआ है। और इन सारी चीजों को लेकर के मैंने पुलिस विभाग को आदेश दिए थे कि इसकी जांच आप तुरंत करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है कि जो भी भर्ती की प्रक्रिया हो वो प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। कहीं भी किसी भी प्रकार की शक या इस प्रकार की संभावना जहां उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाए भर्ती की प्रक्रिया पर, इस चीज के लिए गुंजाइश कतई भी नहीं दी जा सकती है। और सारी चीजों को इन्वेस्टिगेशन को उस दौर में आगे बढ़ाते हुए ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि पुलिस भर्ती का ये पेपर जो है वो रिटन टेस्ट के लिए जो था वो लीक हुआ है, ऐसी संभावनाएं लग रही है। और इसलिए पिछले कल हमने कांगड़ा में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था और रात को एफआईआर दर्ज हो गई है। और इस सारी भर्ती प्रक्रिया में जांच के लिए एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें डीआईजी मधुसूदन और साथ में फिर पुलिस के अन्य अधिकारी साथ में उसमें होंगे, टीम पूरी होगी उसमें। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकवादी मारे गए हैं। जी हां, मिली जानकारी के अनुसार अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र के श्रीचंद वन में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में मिली जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने वहां घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया। वहां पहले से मौजूद आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया। जानकारी के अनुसार मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं और उनकी शिनाख्त की जा रही है।